रायपुर में प्रशिक्षु नौसेना अधिकारी 3 महीने होर्मुज में रहने के बाद घर लौटे। पश्चिम एशिया के तनाव पर उन्होंने जानकारी दी। कहा कि हम पर्शियन गल्फ में ही प्रेजेंट थे और हम अपने सामने ही देख रहे थे वॉर होते हुए, और कैसे ईरान बाकी गल्फ कंट्रीज को इफेक्ट कर रहा, कैसे यूएसए अपने ब्लॉकेड को इम्पोज करके रखे हैं, कैसे वो लोग ट्रेड डिस्ट्रप्शन एक सेकेंडरी रीजन था, कैसे अपने पर्टिकुलर बायलैटरल रीजन को उनके कारण उन्होंने वहां पर जितने भी जहाज थे उनको इफेक्ट कर रखा है। और हाँ, चूंकि ड्रोन्स और मिसाइल्स के अटैक्स भी हमने देखे जब वार एकदम पहले फेज में थी, तो हमने देखा कि कैसे ड्रोन्स मिसाइल्स हमारे जहाज के ऊपर से जा रहे हैं, कैसे फाइटर जेट्स की मूवमेंट हो रही, कैसे वहां के अपनी रीजनल नेवीज की वॉरशिप्स है वो हमसे कम्युनिकेट कर रही हैं। तो हमने भी ये सब देखा। हम अपना कार्गो लेके सऊदी की ओर जा रहे थे, तो हमको वहां डिस्चार्ज करना था। फिर उसके बाद हमको वहां से पता चला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो चुका है और ईरान कोस्ट गार्ड ने रेडियो में भी ये अनाउंस किया है। तो उसके बाद फिर हमारे पास कोई उस मोमेंट में कोई क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे नहीं कि हमको क्या करना। बाद में फिर डीजी शिपिंग ने, हमारी कंपनी ने एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गाइडलाइंस हमको दी कि हमको कैसे उस पर्शियन गल्फ में अपने आप को मूवमेंट अपनी देनी है। फिर जो कार्गो हमको इजिप्ट में डिस्चार्ज करना था वो कार्गो हम सऊदी से लेके बहरीन में डिस्चार्ज किए। उसके बाद हम कुछ दिन तक बीच पर्शियन गल्फ में ही ड्रिफ्ट किए। उसके बाद हमको ऑर्डर्स मिले कि हमको कतर से एक कार्गो लेना है और वो कार्गो हम मुंद्रा इंडिया लेके आएंगे। तो कार्गो लेने के बाद अभी हम ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स तक एंकरेज पे थे एंड चूंकि मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो मैं वापस आ गया, बट हमारा जहाज अभी भी वहां पर दुबई एंकरेज पे है, अभी खड़ा है। देखिए, मेरे जहाज में ऑलमोस्ट 22 मेंबर का क्रू था और दुबई एंकरेज की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ऑलमोस्ट 300 से 400 जहाज हमारे आसपास भी थे। सारे एंकरेज पे ही खड़े थे और दे वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स कि कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले और हम वहां से पैसेज हो। चूंकि हमारी आपस में रेडियो के थ्रू भी बात होती थी आपस में दूसरे जहाजों से, तो उनकी भी समस्या रहती थी कि कब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, कब चीजें नॉर्मल होगी, कब ट्रेड वापस से शुरू होगा। और सबके मन में एक कंफ्यूजन और एक चिंता रहती थी कि वापस सब चीजें नॉर्मल हो ताकि सब चीजें ठीक से हो जाए। चूंकि हम पर्शियन गल्फ में ही प्रेजेंट थे तो हम अपने सामने ही देख रहे थे वॉर होते हुए और कैसे ईरान बाकी गल्फ कंट्रीज को अफेक्ट कर रहा है, कैसे यूएसए अपने ब्लॉकेड को इम्पोज करके रखा है, कैसे वो लोग ट्रेड डिस्ट्रप्शन एक सेकेंडरी रीजन था, कैसे अपने पर्टिकुलर बायलैटरल रीजन के कारण उनने जो वहां पर जितने भी जहाज थे उनको अफेक्ट करके रखा है। मेरी शिप में तो ऐसा अटैक कुछ नहीं हुआ और मेरे आसपास एक ड्रोन इंटरसेप्ट होते हमने देखा, तो वो काफी थोड़ा पास में था, तो वो एक सिचुएशन थी काफी हद तक उसमें हमको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना। उस समय तो जैसे मैंने बताया कि हमारा क्रू काफी हद तक एक डर का माहौल, एक कंफ्यूजन का माहौल काफी हद तक क्रिएट हो गया था। अब हमारे क्रू को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या करना है, बट थैंक्स टू द कंपनी एंड हमारे कैप्टन की सूझबूझ के कारण हमने उस सिचुएशन से कैसे कोप अप करना है हमने ये सीखा और कैसे कंपनी ने हमको अच्छी सही गाइडलाइंस दी और सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स हमको बताए कि इफ इन केस अगर ऐसा कुछ अटैक हमारी शिप पे भी होता है तो हम उस चीज के लिए रेडी रहे। हमने शिप की ड्रिल्स भी करी, तो हम उसके बाद काफी हद तक प्रिपेयर्ड थे कि अगर हम पे कुछ ऐसा अटैक हुआ है तो हम क्या करेंगे। तो काफी हद तक उस समय भी ये चीज की कंफ्यूजन थी, बट थैंक्स टू अगेन आवर कंपनी, उनने सब चीज को टाइमली प्लान किया। और जैसे हम बीच बीच में जैसे दुबई के एंकरेज पे थे और कतर के एंकरेज पे थे, तो उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि जितना भी प्रोविजन है और क्रू चेंज की फैसिलिटी है, फ्रेश वाटर की फैसिलिटी है, वो हम पे टाइमली पहुंचते रहे। एंड ऑल्सो हमने जैसे प्रोविजन, अगर क्राइसिस होता है तो क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना है, ऑलमोस्ट 3 महीने का प्रोविजन हम कंजर्व करके रख रहे थे ताकि हमको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। भारत सरकार का डीजी शिपिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, उनका एक लॉग था, एक रिकॉर्ड था कि कितने सीफेयरर्स उस एरिया में फंसे हुए हैं। तो वो एक तरह से एक मॉनिटरिंग फेज में थे वो लोग,
और उनने हमको एक सर्कुलर्स और कई सारी गाइडलाइंस, कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स और ईमेल्स ऐसे सीफेयरर्स को प्रोवाइड करके रखे थे। अगर किसी को भी ऐसी कुछ दिक्कत आती या फिर कुछ प्रॉब्लम होती या फिर कोई सेल करना नहीं चाहता तो वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता था। उसमें से 3 सेलर मिले, उनमें से एक डेक कैरेट भी था जो कि लगभग 23 साल का था। तो ये काफी हद तक बहुत ही एक फ्रस्ट्रेटिंग और एक हॉन्टिंग सिचुएशन है कि एक दो देशों के युद्ध के बीच में हमारे सी फेयरर्स की ऐसी कैजुअलिटी हो जाना, उनका ऐसा सिचुएशन, उनके साथ ऐसी घटना काफी हद तक बाकी सी फेयरर्स में भी एक डर का माहौल वो पैदा करता है कि आगे हमको क्या करना है।